पहाड़ी लोगों का चाय से बेहद गहरा रिश्ता है। स्टील के बड़े ग्लास में गर्मा गर्म चाय पिए बिना न तो पहाड़ियों की सुबह मुकम्मल होती है और ना ही उनकी शाम खुशनुमा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रिश्ता कितना पुराना है? चीन की चाय आखिर भारत कब और कैसे आई और ये कैसे पहाड़ के घर घर का हिस्सा हो गई? नहीं जानते? तो चलिए आज आपको चाय की एक इतिहास यात्रा करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन और आज आपको बताऊंगा कि जब अंग्रेज उत्तराखंड के पहाड़ों में पहली बार चाय लाए तो आखिर हुआ यूं था। चाय की शुरुआत चीन से मानी जाती है। कहा जाता है कि आज से लगभग 2700 साल पहले इत्तेफाकन हुई एक घटना ने इंसान को चाय का चस्का लगाया था। हुआ यूं कि चीन के एक राजा शैन नुंग के लिए उनके बगीचे में पानी गर्म किया जा रहा था। तभी चाय का एक पत्ता उड़कर गर्म पानी से भरे एक छोटे बर्तन में आ गिरा। इससे उस पानी का रंग कुछ बदल गया और उसमें से मनमोहक खुशबू आने लगी। राजा शैन नुंग ने इस पानी का स्वाद चखा तो उन्हें यह बेहद पसंद आया और इसके बाद से वे इस पेय का सेवन रोजाना करने लगे और अपने साथियों को भी इसे पिलाने लगे। यहीं से चाय पीने का चलन शुरू हुआ और आज स्थिति यह है कि एक रिसर्च के मुताबिक पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय चाय ही है। रोजाना लगभग 2 अरब लोग सुबह की शुरुआत चाय से ही करते हैं। दरअसल एक समय तक चाय पर चीन का एकाधिकार हुआ करता था। अंग्रेजों को चाय का चस्का तो लग चुका था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को भी चीन से ही चाय खरीदनी पड़ रही थी। लंबे समुद्री रास्तों से निर्यात होने वाली चाय काफी महंगी पड़ती थी, लिहाजा अंग्रेज किसी भी तरह से चीन से चाय के पौधे और उसकी खेती की तकनीक को हासिल करने की जुगत में थे। बताते हैं कि इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट फॉर्च्यून नाम के एक जासूस को चीन भेजा। रॉबर्ट चाय की पौध चुराने और इसकी पैदावार की तकनीक सीखने में कामयाब भी रहा। इसके बाद ही अंग्रेजों ने दुनिया भर में चाय की पैदावार और इसकी बिक्री शुरू की। भारत में चाय लाने का श्रेय भी अंग्रेजों को ही जाता है। साल 1815 के आसपास उन लोगों के जरिए चाय भारत पहुंची थी। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाकों जैसे असम और दार्जिलिंग में चाय जंगली घास के रूप में काफी पहले से मौजूद थी और वहां के लोग इसे पेय के रूप में उपयोग भी करने लगे थे। अंग्रेजों की नजर जब इस पर पड़ी तो 1834 के आसपास भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में चाय की विधिवत शुरुआत करने और इसके उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए एक समिति का गठन किया। इसके बाद साल 1835 में असम में चाय की खेती शुरू की गई। नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ साथ साउथ के कुछ इलाकों में और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भी चाय की खेती की जाने लगी और लगभग इसी दौर में उत्तराखंड में भी चाय की खेती शुरू की गई। ये वो समय था जब गोरखों को हराकर अंग्रेजों ने कुमाऊं में अपना राज स्थापित कर लिया था। साल 1827 में डॉक्टर रॉयल, जो कि सहारनपुर में सरकारी वानस्पतिक उद्यान में बतौर अधीक्षक कार्यरत थे, उन्होंने सरकार से यह आग्रह किया कि कुमाऊं क्षेत्र की ऐसी जमीनें जो बंजर पड़ी हुई हैं और जिन पर खेती नहीं की जाती, उन्हें गांव वालों से लेकर चाय की खेती के लिए अंग्रेजों को सौंप दिया जाए। उनका मानना था कि गढ़वाल और कुमाऊं की ठंडी जलवायु में जब चाय की खेती की जाएगी तो यहाँ इसकी बढ़िया और स्वादिष्ट किस्म पनपेगी। इसके बाद साल 1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बनाई गई समिति के विशेषज्ञों ने उपजाऊ भूमि का चुनाव करना शुरू किया। समिति द्वारा चीन से चाय के स्पेशलिस्ट बुलाए गए और खेती में उनकी मदद ली गई। कुमाऊं कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल ने समिति को सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा जताया। वे चाहते थे कि सबसे पहले चाय की पौधों की नर्सरी हवालबाग और भीमताल में लगे। मिस्टर बिल्कीवॉर्थ, जो कि 1822 से अल्मोड़ा में पौध संग्रहकर्ता के पद पर कार्य कर रहे थे, और डॉक्टर फॉल्कनर, जो कि सरकारी वानस्पतिक उद्यान के सुपरिटेंडेंट थे, पहले ही गढ़वाल और कुमाऊं में चाय बागानों की नर्सरी के लिए कई जगहों का चुनाव कर चुके थे। 1834 में बनी समिति ने देहरादून के राजपुर रोड और मसूरी के बीच मौजूद झड़ी पानी को चाय की नर्सरी के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त जगह बताया। फिर दिसंबर 1835 में कलकत्ता से चाय के 2000 पौधे मंगवाए गए। इन्हें अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर और भीमताल में भरतपुर की नर्सरी में लगाया गया। इसी साल गढ़वाल के टिहरी में भी चाय की कई सारी पौधशालाएं बनाई गई। उत्तराखंड और विशेष तौर से अल्मोड़ा में पैदा हुई इस चाय को जानकारों ने असम और दार्जिलिंग में पैदा हो रही चाय से भी ज्यादा बेहतर माना। जब इसकी कुछ पौधों को इंग्लैंड भेजा गया तो वहां के लोगों को ये काफी पसंद आई। इस चाय को चीन की विश्व प्रसिद्ध ओलांग चाय जितना उत्तम क्वालिटी का माना गया। चाय की खेती को सरकार की ओर से काफी प्रोत्साहित किया जाने लगा। 1830 से 1856 के बीच ब्रिटेन से कई सारे परिवार रानीखेत, भवाली, अल्मोड़ा, कौसानी, दूनागिरी, बिनसर, लोहाघाट, मुक्तेश्वर, घोड़ाखाल और रामगढ़ जैसी जगहों में बसने लगे। सरकार द्वारा चाय एवं फलों की खेती के लिए इन लोगों को जमीनें भेंट स्वरूप दी जाने लगी।
भवाली में मिस्टर न्यूटन और मिस्टर मुलियन, घोड़ाखाल में जनरल व्हीलर, भीमताल में मिस्टर जोन्स, रामगढ़ में मिस्टर डेरियाज के चाय के बागान प्रमुख थे। रानीखेत के चौबटिया में ट्रुप परिवार द्वारा चाय का एक बड़ा बगीचा भी लगाया गया था, जिसे स्थानीय लोग चाह बगीच कहते थे। इधर गढ़वाल में 1843 के आसपास पौड़ी और गडोलिया में कैप्टन हडल्स्टन चाय की खेती शुरू कर चुके थे। इसके अगले साल यानी साल 1844 में देहरादून के कोलागीर में सरकारी चाय बागान की स्थापना हुई, जो कि करीब 400 एकड़ में फैला हुआ था। उत्तराखंड में चाय का उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा था। साल 1843 में जहां कुमाऊं में चाय का कुल उत्पादन 190 पौंड के आसपास था, वहीं अगले ही साल ये बढ़कर 375 पौंड हो चुका था। साल 1880 आते आते 3342 एकड़ क्षेत्रफल में चाय की पैदावार होने लगी थी। अल्मोड़ा के मल्ला कत्यूर में 506 एकड़, कौसानी में 390 एकड़ और देहरादून टी कंपनी में 1200 एकड़ में चाय बागान फैल चुके थे। धीरे धीरे कुमाऊं के बेरीनाग, सानी उडियार, चौकोड़ी, गोला पहाड़ी, जलना, डोल, शाही देवता, ग्वालदम, लोहाघाट और बिनसर में चाय बागान बन चुके थे। कौसानी और बेरीनाग की चाय इनमें सबसे उत्तम क्वालिटी की मानी जाती थी। बेरीनाग में चाय की शुरुआत साल 1864 में हिल नाम के एक अंग्रेज ने की थी। इसके लिए उन्हें 200 एकड़ जमीन दी गई थी। हिल ने बेरीनाग और चौकोड़ी में चाय के बागान लगाए थे, जिन्हें 1916 में प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट को सौंप दिया गया। जिम कॉर्बेट इन चाय बागानों की सही देखभाल नहीं कर सके और उन्होंने स्थानीय निवासी मुरलीधर पंत को ये चाय बागान सौंप दिए। चौकोड़ी और बेरीनाग के चाय बागान आगे चलकर ठाकुर देव सिंह बिष्ट द्वारा खरीद लिए गए। 1940 से 1965 तक बेरीनाग में चाय का उत्पादन काफी ज्यादा हुआ। उत्तराखंड में चाय के उत्पादन के स्वर्णिम दौर पर अल्प विराम लगना तब से शुरू हुआ जब काठगोदाम और बरेली के बीच रेल यातायात शुरू हुआ। रेल के आने से पहाड़ों में पैदा होने वाले उत्पादों को बाहर भेजने के रास्ते खुल गए थे। इसके चलते धीरे धीरे यहाँ फलों के बागानों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि चाय की तुलना में फलों से ज्यादा मुनाफा उठाने की संभावनाएं थी। लिहाजा आड़ू, प्लम, माल्टा, खुबानी, चेरी, अखरोट, बादाम और अनार जैसे फलों का उत्पादन अधिक होने लगा था। इन फलों से हो रहे मुनाफे में अंग्रेज इतना रम गए कि इन चाय बागानों की अनदेखी होने लगी और साल 1949 तक उत्तराखंड के कुछ इलाकों को छोड़कर चाय की खेती नगण्य हो चुकी थी। हाल की बात करें तो फरवरी 2004 को उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड का गठन हुआ। ये बोर्ड काश्तकारों से 3 साल के लिए भूमि लीज पर लेकर चाय की खेती करता है। आज प्रदेश में करीब 14,000 हेक्टेयर भूमि पर चाय की खेती की जा रही है, जिससे सालाना 90,000 किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है। चमोली जिले की कुछ जगहों में ग्रीन जैविक चाय भी पैदा की जा रही है, जिसकी मांग काफी ज्यादा है। पहाड़ियों की पहली पसंद चाय के इतिहास से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहें 12 मासा। शुक्रिया।